नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ। चूँकि यह विषय बहुत ही विस्तृत है, इसलिए इसको हम विभिन्न हिस्सों में अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंडों अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में विभक्त था। तो हमने वैगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत में पढ़ा कि पेंजिया का प्रारंभ में 2 हिस्सों में विभाजन हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तथा बीच का भाग जो था वो टैथिस सागर में बदल गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंडों में विभक्त था और राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग टैथिस महासागर का ही अवशेष है। राजस्थान के अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है, जो गोंडवाना लैंड के ही भाग थे। राजस्थान का पूर्वी भाग गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। पश्चिम में थार का मरुस्थल है। दक्षिण पूर्व का पठारी भाग गोंडवाना भूखंड का अवशेष है। टैथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना व पंचपदरा आदि खारी झीलें मौजूद हैं। तो ये जो खारी झीलें हैं वो टैथिस सागर का अवशेष हैं। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि राजस्थान के भौतिक विभाग को दिखाया गया है। राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं वो 4 हैं। नंबर 1 है पश्चिमी रेतीला मैदान, नंबर 2 अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, नंबर 3 है पूर्वी मैदान और नंबर 4 है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार या हाड़ौती का पठार। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं राजस्थान के फिजिकल डिवीज़न को मैप के द्वारा दर्शाया गया है। जो पिछली स्लाइड में हमने 4 भाग देखे हैं उनको यहाँ पर मैप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, जो इसका पहला डिवीज़न है। रेतीला मैदान राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। यह पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबे तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर क्षेत्र पर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा अंशतः प्राकृतिक तथा अंशतः जलवायु से निर्धारित है। पश्चिमी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजनीतिक दृष्टि से इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, सीकर व झुंझुनू आदि जिले शामिल है। पश्चिमी रेतीले मैदान का बहुत बड़ा भाग, लगभग 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है। यहाँ हम देख रहे हैं पश्चिमी रेतीला मैदान का विभाजन किस तरह से किया गया है। तो पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रेतीला शुष्क मैदान और नंबर 2 अर्ध शुष्क मैदान अथवा राजस्थान बांगड़। तो यहाँ हम देख रहे हैं रेतीला शुष्क मैदान को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, मरुस्थली और नंबर 2 है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मैदान अथवा राजस्थान बांगड़। इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है, लूनी बेसिन अथवा गोडवार प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नागौरी उच्च प्रदेश और घग्गर प्रदेश। रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। यानी 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रेतीला शुष्क मैदान और राइट हैंड साइड में अर्ध शुष्क मैदान पाया जाता है। रेतीला शुष्क मैदान को 2 भागों में विभक्त किया गया है, मरुस्थली और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब हम बात कर रहे हैं रेतीला शुष्क मैदान की। यह बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग पर
विस्तृत है। इस प्रदेश में बालू का स्तूप एक विशिष्ट भू आकृतिक लक्षण है, यानी इस प्रदेश का जो आकृतिक लक्षण है, भू आकृतिक लक्षण, वहाँ बालू का स्तूप अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। स्तूपों के आकार, रूप व वायु दिशा और वनस्पतिक आवरण के आधार पर इन्हें साधारणतया 3 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, नंबर 2 बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, और नंबर 3 है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब यहाँ हम बात करते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के बारे में। ये मैदानी भाग के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अधिक दिखाई देते हैं। इन स्तूपों में लंबी धुरी वायु की दिशा के समानांतर होती है। तो ये बालू का स्तूप पवनानुवर्ती बालू का स्तूप की विशेषता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को चित्र के द्वारा समझाया गया है, जिसमें वायु की दिशा और के बारे में भी बताया गया है। दूसरे प्रकार के स्तूप हैं बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये श्रृंखलाबद्ध मिलते हैं, वे गतिशील होते हैं और मरुस्थल के उत्तरी भाग में अधिकांशतः मिलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि बालू का स्तूप को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि इनकी आकृति या इनकी शेप जो होती है वो किस तरह की होती है। तीसरे प्रकार के बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये वायु की दिशा के समकोण में बनते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। ये स्तूप अर्धशुष्क भाग में स्थिर रहते हैं। तो ये इस तरह से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की विशेषता है। अब हम बात कर रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ इस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है मुक्त प्रदेश का मतलब यहाँ बालू के स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र पर पोखरण तहसील में आधे भाग पर तथा फलौदी तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर फैला है। जैसलमेर के उत्तर में तथा पोखरण के दक्षिण में इन्हें यहाँ रन के नाम से पुकारा जाता है। कई झीलें इस बेसिन में गिरती है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा डिवीज़न राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान। तो ये भाग जो है अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान की सीमा तक लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राजस्थान बांगड़ अथवा अर्धशुष्क मैदान का विस्तार है। इस क्षेत्र के उत्तर में घग्गर नदी का क्षेत्र है। इसे पुनः 4 लघु भू आकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको 4 भागों में बांटा जा चुका है, जिसका पहला भाग है लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। अजमेर की दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, जिसमें अरावली के तीव्र उत्तरी पश्चिमी ढालों पर बहने वाली कई छोटी छोटी नदियां इसके बाएं किनारे पर आकर के मिलती है। लूनी तथा इसकी सहायक नदियां जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग, पाली, जालौर और सिरोही जिले में बहती है। लूनी अपवा क्षेत्र 34,866.4 वर्ग किलोमीटर के अलावा पश्चिमी राजस्थान का बाकी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दूसरा डिवीज़न शेखावटी भूभाग या आंतरिक जल प्रवाह का मैदान। लूनी बेसिन के उत्तर में आंतरिक प्रवाह का मैदान विस्तृत है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा से निर्धारित है। शेखावटी भूभाग में उबड़ खाबड़ बालू के टीले होते हैं तथा यहाँ बालू का स्तूप बरखान प्रकार के हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है या जिसको हम शेखावटी भूभाग कह रहे हैं, वहाँ पर बालू का स्तूप जो है वो बरखान प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर निम्न भूभाग में चूनेदार अर्धस्तर अनावर्त है। फलस्वरूप कच्चे तथा पक्के कुओं का निर्माण सुविधाजनक है। ये कुएं स्थानीय भाषा में जोहर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ केवल
एक मौसमी नदी कांतली है जो कि चूरू जिले की सीमा में लुप्त हो जाती है। अतः यह भूभाग अंतर्वर्ती जल प्रवाह का क्षेत्र है। तीसरा भाग है नागौरी उच्च प्रदेश। यह लूनी बेसिन तथा शेखावटी भूभाग के बीच में विस्तृत है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है। यहाँ मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है तथा पर्वत सर के अलावा कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं दिखाई देती है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है तथा इस प्रदेश में महत्वपूर्ण नमक की झीलें सांभर, डेगाना, कुचामन और डिडवाना आदि पाई जाती हैं। चौथा भाग है घग्गर मैदान। यह गंगानगर व हनुमानगढ़ पर विस्तृत है। घग्गर सरस्वती, चेतांग, सतलज नदियों द्वारा हिमालय पदस्थली के शिवालिक से लाकर जमा की गई जलोढ़ सामग्री द्वारा निर्मित मैदान है तथा इसका अधिकांश बालू का स्तूप स्थिर है। यानी यहाँ पर जो अधिकांश बालू का स्तूप पाए जाएंगे वो स्थिर प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रदेश में घग्गर नदी के अलावा कोई नदी नहीं पाई जाती। इस नदी के पाट को जो राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी अपने प्राचीन पेटे में बहती है। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की बहुचर्चित सरस्वती नदी है। इसी के साथ हमारा ये इस विषय का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय भाग को हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंत में आप सभी का धन्यवाद तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।